brought to you by Bank of Maharashtra. बजट से जुड़े तमाम घटनाओं पहलुओं की बात कर रहे हैं हम 24 का बजट नाम की सीरीज में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस बजट की जिसने उदारीकरण की नींव रखी थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज 24 का बजट। भारत में उदारीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई थी। इसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया जाता है। वे उस समय देश के वित्त मंत्री थे। लेकिन कई आर्थिक जानकार कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आए इस महत्वपूर्ण बदलाव की नींव विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके बजट के दौरान पड़ी थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया गया वित्त मंत्री। 28 फरवरी 1986 को पेश हुए उनके बजट में कई नई चीजों की शुरुआत की गई। 1986-87 के बजट को अप्रत्यक्ष कर सुधार की शुरुआत भी कहा जाता है। आज जो वस्तु और सेवा कर है यानी जीएसटी लागू है वो 1986-87 में किए गए इसी टैक्स रिफॉर्म का नतीजा है। इस सुधार से पहले हर प्रोडक्ट की पैकिंग में दाम के साथ लिखा आता था लोकल टैक्स एक्स्ट्रा, लेकिन ये इस बजट के बाद बदलकर सभी करों सहित यानी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस में बदल गया। वीपी सिंह ने अपने कार्यकाल में ऐसे और भी कई काम किए जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी छवि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने वाले नेता की बन गई थी। ऐसा नेता और मंत्री जो अमिताभ बच्चन और धीरू भाई अंबानी जैसे लोगों के यहाँ भी रेड पड़वा सकता था। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह की मुहिम छेड़ रखी थी उसे देखते हुए राजीव गांधी ने उन्हें वित्त मंत्रालय से हटा दिया। जनवरी 1987 में वीपी सिंह को रक्षा मंत्रालय दे दिया गया। इसके बाद राजीव ने वित्त मंत्रालय किसी और नेता को नहीं सौंपा, उन्होंने खुद इसका अतिरिक्त प्रभार लिया और 1987-88 का बजट भी खुद ही पेश किया। वीपी सिंह से आगे बढ़े तो वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले अगले नेता थे एनडी तिवारी। उन्होंने 1988-89 का बजट पेश किया। तब उस बजट को सॉफ्ट बजट कहा गया था। इंडिया टुडे मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में एनडी तिवारी ने बताया था, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मैंने उत्तर प्रदेश के 8 बजट पेश किए हैं। मुझे पता है कि आलोचना क्या होती है। अगर आप सावधान और सतर्क हैं तो लोग कहेंगे कि आप सॉफ्ट हैं। भारतीय परिस्थितियों में आप बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो सकते। एनडी तिवारी के बाद एसबी चौहान ने 1989-90 का बजट पेश किया। फिर आई वीपी सिंह की सरकार। उसमें वित्त मंत्री रहे थे मधु दंडवते। जब उन्होंने 1990-91 का बजट पेश किया तो लोगों को उनसे बहुत कम उम्मीदें थी, लेकिन ये बजट उम्मीद से उलट निकला था। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला एक इंटरव्यू में बताते हैं, उस साल मधु दंडवते का बजट था। लोगों को लगा कि अच्छा नहीं होगा, पर मुझे अलग लगा था। 3 करोड़ रुपए थे। बजट वाले दिन सारे मार्केट में लगा दिए। जैसे जैसे बजट आता रहा पैसे बढ़ते रहे। रात के 9 बजे नेटवर्थ देखी तो पता चला कि अंटी में 20 करोड़ रुपए आ चुके थे। मेरी पत्नी को उन दिनों एसी की धुन सवार थी। रात को 2 बजे घर पहुंचा और पत्नी रेखा से बोला, अपना एसी आ गया है। इसके बाद अगले कुछ सालों तक राजनीतिक अनिश्चितता का दौर रहा। इस बीच 21 मई 1991 को राजीव गांधी की एक बम विस्फोट में हत्या कर दी गई। राजीव गांधी की मृत्यु ने हालात और बुरे कर दिए। इन घटनाओं ने देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब कर दी। ये आर्थिक इमरजेंसी की स्थिति थी। भारत के पास मुश्किल से अगले कुछ दिनों के खर्च के ही पैसे बचे थे। कुछ ही महीनों पहले सुब्रमण्यम स्वामी खाड़ी युद्ध के एवज में अमेरिका से पैसों के लिए मोल भाव कर रहे थे। तब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। उनके वित्त सलाहकार मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमण ने मिलकर एक निर्णय लिया, चुपके से, देश को बिना बताए। निर्णय था सोना गिरवी रखने का। सोना गिरवी रखे जाने वाली एक्सक्लूसिव खबर को ब्रेक करने वाले इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार शंकर अय्यर ने बाद में बताया, मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां एक जहाज पर लोडिंग हो रही थी। हमने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वहां से पता लगाई। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की, जहाज कहां जा रहा है, क्या लोड हुआ है। वहां हमने देखा कि आरबीआई की काफ़ी सारी वैन खड़ी थी। सिक्योरिटी भी बहुत थी। अफसरों ने मुझसे कहा कि इतनी सिक्योरिटी पहले कभी नहीं देखी गई। जब सारा कुछ तहकीकात किया तो एकदम कंफर्म हो गया कि यहाँ से सोना बाहर ले जाया जा रहा है। खबर बाहर आई तो बाद में मनमोहन सिंह को संसद में सफाई भी देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा, दुखद रूप से ये जरूरी हो गया था। खैर, इसके बाद आया 1991-92 का अंतरिम बजट जिसे यशवंत सिन्हा ने पेश किया और उसके बाद जून 1991 में सत्ता बदल गई। कांग्रेस सत्ता में लौटी। पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने और मनमोहन सिंह बने उनके वित्त मंत्री। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था ने कौन सी करवट ली, ये मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।